नमस्कार सभी को, विश्लेषण में आपका स्वागत है। पिछला सेशन हमारा बीच में अब्रप्टली बंद हो गया था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 से 77 तक हो गया था हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं। रिसेंटली 5 न्यू मेंबर्स हैव जॉइंड ब्रिक्स एज फुल टाइम मेंबर्स, परमानेंट मेंबर्स। इन दिस context, consider the following statement. With the addition of new members, BRICS surpassed the GDP of G7 countries in terms of nominal GDP. नॉमिनल नहीं, रियल जीडीपी में सरपास किया अभी, और नॉमिनल में अभी तक तो नहीं किया, लेकिन कुछ सालों में कर लेगा। तो अभी फिलहाल के लिए ये ऑप्शन गलत है। अर्जेंटीना इज वन ऑफ द 5 मेंबर्स विच हैव जॉइंड ब्रिक्स एज फुल टाइम परमानेंट मेंबर्स। अर्जेंटीना को ज्वाइन करना था, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन हो गए थे, और यहाँ पे जो इलेक्शन जीता है उसका नाम है जेवियर मिली। उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं ज्वाइन करना है। तो लास्ट टाइम पे जस्ट ज्वाइन होने से कुछ टाइम पहले ही उसने विड्रॉ कर लिया, तो ये गलत है। With the addition of new members, BRICS constitutes more than 1/3 of the world oil supply. ये वाला सही हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों आ गए हैं, तो ये सही हो सकता है। और रशिया पहले से है ही, तो तीसरा इसका सही लगता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर पहला तो गलत ही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। 78 का है, बिल्कुल ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन सही वो भी देख लेते हैं, फिर हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। देखो, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, तो मतलब ये ठीक है। ये रहा, पढ़ लेते हैं हम। कौन कौन से ज्वाइन हुए अभी? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये फुल टाइम मेंबर्स, परमानेंट मेंबर। अभी टर्की भी कोशिश कर रहा है बनने का। ब्रिक्स नेशन में 40% दुनिया की आबादी रहती है, जो कि G7 से ज़्यादा है। और परचेजिंग पावर पैरिटी, नॉमिनल रियल जीडीपी के हिसाब से इनका ज़्यादा है जीडीपी, लेकिन फिलहाल जो नॉमिनल है उसके हिसाब से ब्रिक्स कम है। रियल के हिसाब से 35.6 है, और G7 का 30.3 है। अर्जेंटीना को ज्वाइन करना था, मना ही कर देता, ये तो मैंने बताया। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। The type of settlement is fragmented into several units physically separated from each other, bearing a common name. These units are locally called. अच्छा, इस टाइप्स ऑफ सेटलमेंट पे क्वेश्चन है, इस पे तीसरा या चौथा क्वेश्चन आ रहा होगा इसी टेस्ट में। इतना रिपीटिशन हुआ है टेस्ट में। These units are locally called Panna, Para, Palli, Nagla, Dhani, etc. In various parts of the country, such villages are more frequently found in the middle and lower Ganga, मतलब इधर बिहार, वेस्ट बंगाल के आसपास। छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में लोअर वैली ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा होगा ये, देखते हैं हम। क्लस्टर सेटलमेंट तो नहीं होगा। क्लस्टर मतलब इकट्ठे एक एक जगह, कोई कारण से एक जगह होता है। जैसे मान लो ये रोड है, तो यहाँ पे सेटलमेंट, यहाँ पे सेटलमेंट, यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे सेटलमेंट होते हैं, तो वो क्लस्टर्ड हो गया। तो ये नहीं है। हेमलेटेड हो सकता है, क्योंकि ये गुटों में बटा रहता है। जैसे मान लो ये यहाँ पे एक गांव है, तो कुछ सेटलमेंट यहाँ पे है, कुछ सेटलमेंट यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है। और जो यहाँ पे सेटलमेंट है वो विशेषकर किसी कम्युनिटी या फिर किसी रिलीजन या फिर कास्ट, मतलब कुछ किसी कारणवश ये आपस में बाइंडिंग है, तो इसको हेमलेटेड सेटलमेंट। एक हेमलेट विलियम शेक्सपियर का वो भी है, नोवेल भी है, तो उससे रिलेटेड नहीं है ये, मतलब मैंने ऐसे बता दिया। हेमलेटेड सेटलमेंट इसको कहते हैं। आगे देख ले। सेमी क्लस्टर्ड तो मेन विलेज से, जैसे यहाँ पे हो गया या बहुत दूर दूर पे है, तो सेमी क्लस्टर्ड नहीं होगा। ये डिस्पोज सेटलमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका हेमलेटेड ही होना चाहिए। देखते हैं आंसर। 79 का बी ठीक है। तो वेरियस रीज़न होते हैं, मतलब क्यों ऐसे सेटलमेंट बनते हैं, ये दे रखा है बहुत सारे रीज़न, कल्चरल, एथनिक फैक्टर्स वगैरह। जो हमारा हेमलेटेड था बस वही हम देखते हैं, बाकी हमने ऊपर देखा हुआ है ऑलरेडी। हेमलेटेड देखो सेवरल यूनिट्स में बटे रहते हैं। अब इनके बहुत सारे नाम होते हैं देश भर में, जहाँ जहाँ भी है, और इसका रीज़न होता है क्यों कुछ आपस में बाइंडिंग फैक्टर होता है इनका। इसमें दिया नहीं है क्या, कॉमन नेम है इनका, मतलब इसके बाइंडिंग फैक्टर भी होते हैं कुछ, मतलब क्यों ये सेटलमेंट बनते हैं, यहाँ पे दिया नहीं। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। Recently, Prime Minister laid the foundation stone for Ma Kamakhya access corridor in Assam. In this context, consider the following statements. ठीक है, कामाख्या टेम्पल वॉज रिकंस्ट्रक्टेड इन 16th century by ruler of अहोम डायनेस्टी। अहोम डायनेस्टी ने नहीं, किसी और डायनेस्टी ने बनवाया था इसको, ये मंदिर को। देखते हैं आगे ऑप्शन, फिर पता चलेगा कुछ।
होम डायनेस्टी तो मुगल्स के टाइम थे, उसके बाद बना था ये शायद। द प्रीडोमिनेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल बिलोंग टू पाला स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। देखो पाला स्टाइल के टेम्पल ज़्यादातर आपको बिहार या वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। पाला बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी, तो ये कामाख्या टेम्पल तो हमारा आसाम में है, तो ये वाला गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है। द फर्टिलिटी फेस्टिवल कॉल्ड अम्बुबाची मेला, हाँ ठीक है, ये आसाम में होता है, मतलब इस मंदिर के पास में ही होता है, कॉम्प्लेक्स में ही, तो ये ठीक है। और ये जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ था ना, इसको पहले तोड़ दिया था, इस पे भी काफी विवाद है। इसको माना जाता है कि मतलब ऐसे काफी लोग कहते हैं कि काला पहाड़ ने तोड़ा था इसको, लेकिन इस पे डिस्प्यूट है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हुसैन शाह ने तोड़ा था, तो रिकंस्ट्रक्शन उसके बाद ही हुआ था। अगर रिकंस्ट्रक्शन उसके बाद हुआ था तो उस टाइम कोई और डायनेस्टी थी, अहोम डायनेस्टी नहीं थी, तो इस पे डाउट है। देखते हैं आंसर इसका, ये तो सही है तीसरा, या तो इसका 2 होगा या तो फिर 1 होगा। देखते हैं आंसर, एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा हमें। आंसर इसका क्या दिया है, इसका आंसर दिया है ए मतलब कि ओनली 1, कोई एक ही सही है। ठीक है, तो इसका सिर्फ यही वाला सही है फिर ना, लास्ट वाला, क्योंकि ये तो पक्का ही था। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। तो प्रधानमंत्री जी ने इस मंदिर का यहाँ पे कुछ कॉरिडोर बनाने की नींव रखी थी, ठीक है, टूरिज्म बूस्ट करने के लिए, जैसा कि काशी विश्वनाथ और महाकाल कॉरिडोर में बना था उज्जैन में। और ये 1562 में बनाया, रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। देखो नर नारायण ने किया है। कोच डायनेस्टी यही थे, वहाँ पे लिखा था होम डायनेस्टी ने, तो इसलिए गलत हो गया था, ये कोच डायनेस्टी के। तो क्या हमें नाम भी दिया काला पहाड़ दिया, लेकिन ये डिस्प्यूट है इस पे। हुसैन शाह एक था उस टाइम पे, उस पे भी मतलब लगता है कि उसने तोड़ा है, तो ये काफ़ी डिस्प्यूटेड है। जो आसाम का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर काला पहाड़ी थी, इसलिए शायद इन्होंने उसको माना है। फाइंड मेंशन इन इलाहाबाद पिलर ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है। इस पे कई सारे इंस्क्रिप्शन पे तो 3 लोग का है, जहांगीर का भी है, समुद्रगुप्त का भी है, उसके बाद एक और 3 लोग का है इलाहाबाद, प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं इसको, हर्षवर्धन क्या है शायद। इट इज कंस्ट्रक्टेड इन नीलांचल स्टाइल। नीलांचल स्टाइल दो का मिश्रण होता था, देखो, एक नगरी स्टाइल का और एक सारा सैनिक स्टाइल, जो कि मुगल आर्किटेक्चर था, ठीक है। अम्बुबाची मेला यहाँ पे होता है, ठीक है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। तो इसका आंसर हो गया था हमारा 1। विद रेफरेंस टू द मेजर सी रूट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केप ऑफ गुड होप रूट इज ऑल्सो नोन एज बिग ट्रंक रोड। बिग ट्रंक रोड तो देखो इधर जो है ना, नॉर्थ अमेरिका इधर में, और इधर यूरोप है, तो इसको जो ऐड करता है लंदन और यूएस को उसको बिग ट्रंक रोड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है, तो बिग ट्रंक रोड इसको कहते हैं। केप ऑफ गुड होप तो आपका साउथ अफ्रीका में है, तो ये तो गलत हो गया। पनामा कैनल लाइज इन द साउथ पैसिफिक सी रोड, ये ठीक है। पनामा कैनल जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं ना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो बीच वाला हिस्सा जो सेंट्रल अमेरिका, वहाँ पे पनामा कैनल है, तो ये ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली होना चाहिए इसका। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। 81st का बी ठीक है। तो बिग ट्रंक रोड भाई यूके और यूरोप को जोड़ता है, मतलब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें और तो लंबी चौड़ी कहानी दे रखी है, ठीक है। साउथ पैसिफिक रूट में होनोलुलु इंपॉर्टेंट पोर्ट है। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ बढ़िया दिया है, पनामा कैनल के बारे में दिया है, कहाँ पे, यहाँ पे है पनामा कैनल, ठीक है। अगर पनामा कैनल ना होता तो सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाने में 13,000 माइल्स का दूरी तय करना पड़ता, अगर हम वाटर के थ्रू जाते, सामान शिपमेंट ले जाते तो। और वैसे अभी फिलहाल में 5200 माइल्स का है। इसका ही तोड़ बना रहे हैं मेक्सिको एक, यहाँ से, इसको हम पहले टेस्ट में डिस्कस भी कर चुके हैं, कि यहाँ से टनल, अरे कैनल बना रहे हैं मेक्सिको, अभी बना नहीं है, कोशिश में है, ठीक है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। Question number 82. With reference to sugar industry, consider the following statement. In recent years, statement 1, in recent years, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western state. हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग कैप, मतलब एक तो कैपेसिटी भी बढ़िया है और आउटपुट भी ज़्यादा है, मशीन भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, मतलब फास्ट ट्रैक भी हो जाता है सब कुछ, तो ये रीज़न था इनका। कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट, बिल्कुल ठीक है, कोऑपरेटिव्स यहाँ पे सक्सेसफुल भी है, तो दोनों हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड करेक्ट, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, बिल्कुल ठीक है, यही होगा इसका आंसर 1, मतलब ए। अब हम आंसर देखते हैं। 82 का ए ठीक है। तो ये पहले उत्तर भारत, मतलब उत्तर प्रदेश बिहार इधर ज़्यादा होता था गन्ना, अभी भी होता है, लेकिन
जो कम फैक्ट्रीज वगैरह है, जो मिल्स है उधर शिफ्ट हो रही हैं धीरे धीरे। इसके बहुत सारे रीजन है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इसका हाई सुक्रोज कंटेंट होता है पेनिनसुलर केन में, जो गन्ना होता है। लॉन्ग क्रशिंग सीजन होता है उधर, 8 महीने का होता है लगभग। दिया है इसमें, हाँ देखो दिया है यहाँ पे। और उत्तर भारत में 4 महीने का ही होता है ठंड के सीजन में। और द मिल्स इन पेनिनसुलर इंडिया आर लार्जर, और मिल्स भी बड़े हैं, एफिशिएंट भी हैं। बहुत सारे रीजन है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, ठीक है, एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो अलॉयज। इट्स डिपॉजिट्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, हाउएवर इट इज मेनली एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम। ओडिशा एंड कर्नाटका आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इट इन इंडिया। देखो सबसे बड़ी बात है कि आयरन ओर में यूज होता है, ठीक है, ये हमारा ट्रिक है पकड़ने का। इसको देखते हैं क्या दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। मैंगनीज का बिल्कुल आयरन में यूज होता है, इसको हमने देखा था ऊपर, ये फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन। फेरो एलॉयज पूछा था ना ऊपर क्वेश्चन है कि कौन सा फेरिक मेटल है कौन सा नहीं है, उसमें मैंगनीज आंसर था, उसमें भी दिया था। स्टील का प्रॉपर्टी इनहेंस करने के लिए भी मैंगनीज का यूज करते हैं, और ये आयरन में भी यूज होता है इसका, ठीक है। कोल तो बिल्कुल नहीं होगा। माइका भी, माइका तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री या फिर जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री होता है उसमें यूज़ होता है, और झारखंड में मिलता है शायद ये ज़्यादा। तो आयरन उसमें उड़ीसा कर्नाटक दिया भी है। बॉक्साइट बिल्कुल नहीं होगा, बॉक्साइट का भी आयरन से कुछ उतना लेना देना है नहीं। बॉक्साइट लेकिन मिलता है ज़्यादा उड़ीसा में, ये याद रखना। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कोरापुट में होता है, उड़ीसा में ही। और यहाँ पे भारत का 51% यहीं पे होता है, ये भी हमने पिछले किसी टेस्ट में ही देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा मैंगनीज। ये तो ईजी था क्योंकि रिपीटिशन क्वेश्चन का हुआ है, केवल एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम आंसर देखेंगे बस। मैंगनीज है इसका आंसर, ठीक है। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में यूज़ होता है। देखो इसका स्टील का प्रॉपर्टी इनहेंस करने के लिए इसका यूज़ होता है। और ये लंबी चौड़ी कहानी दे रखी है, हम नहीं देखना इसको। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। रिसेंटली द एयर, एक सेकंड ऊपर भी क्वेश्चन है लगता है, नहीं। रिसेंटली द एनुअल मीटिंग ऑफ क्लाइमेट क्लीन एयर कोalition took place in Nairobi, Kenya, ठीक है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है। In this context, consider the following statement. It is the only global alliance dedicated exclusive to the reduction of short-lived chemical pollutants. Only लिखा है तो थोड़ा डाउट है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है तो चांस तो नहीं लूंगा मैं। It provides secretariat function of the global methane pledge. हो सकता है देता हो, मुझे नहीं पता इसके बारे में, आंसर देखना पड़ेगा इसका। करंट अफेयर का क्वेश्चन है और वैसे बिल्कुल स्पेसिफिक पूछा है। आंसर इसका सी दिया है, मतलब कि दोनों ही सही है। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। ओनली देख के तो बहुत लोग काट देते वैसे ही, लेकिन देखो ओनली देख के ऐसा ब्लैक एंड वाइट नहीं मानना होता है, इसको काटना नहीं होता है। यहाँ पे दिख रहा है ना साफ साफ। तो एलिमिनेशन टेक्निक हमेशा काम नहीं करती है। देख लेते हैं क्या है। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन एनुअल मीटिंग जो हुआ था आपका नैरोबी केन्या में हुआ था। UNEA 6th मीटिंग था ये। और एकमात्र ग्लोबल अलायंस है जो कि शॉर्ट टर्म क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स को डील करता है। 2012 में बना हुआ है ये UNEP के तहत। और CCAC का सेक्रेटेरिएट है वहीं पे, मतलब केन्या में ही होगा तभी तो। फंक्शंस द ग्लोबल मीथेन प्लेज, यही सेक्रेटेरिएट मतलब ग्लोबल मीथेन प्लेज को भी देखता है। और तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। 30% घटाना था इनको 2020 के लेवल से 2030 तक। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग रेट, कंसिडर द फॉलोइंग: क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मतलब स्वतः खुद से ही कब पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट ये दोनों नेचुरल फिनोमिना है। इमिग्रेशन तो कारणवश होता है और एमिग्रेशन भी कारणवश होता है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। तो हमारा यही दोनों रीज़न होता है, पॉपुलेशन घटने या बढ़ने का, नेचुरल ग्रोथ या डिसेलरेशन का। तो इसका आंसर होगा ओनली 2। देखते हैं हम आंसर अब। बाकी दोनों तो नेचुरल कॉजेज नहीं है, पुश पुल फैक्टर होता है इमिग्रेशन इमिग्रेशन के लिए। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है मतलब किसी स्पेसिफिक पीरियड का, वो हम इससे मेजर करते हैं। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता है, देखो क्रूड बर्थ रेट और नेचुरल क्रूड डेथ रेट, इसको फॉर्मूला है ग्रोथ रेट का। बर्थ माइनस डेथ, जैसे मान लो कि 100 बच्चों का जन्म हो रहा है, 10 वृद्ध लोगों की मृत्यु हो रही है, तो फाइनली 90 हमारा नेट पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और यही 100 लोग मर रहे हैं, 10 लोग का जन्म हो रहा है, तो -90, तो 90 से घट रहा है। तो यही नेचुरल ग्रोथ रेट हुई। बढ़ना है घटना वो अलग बात है, लेकिन नेचुरली हो रहा है वो, ये बड़ी बात है, ठीक है। अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन सेटलमेंट्स, ठीक, टू और मोर कंटिन्यूस contiguous towns
अ सिटी एंड वन और मोर एडजॉइनिंग टाउन्स फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस स्प्रेड। देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था कॉनर्बेशन करके था, ठीक है, कॉनर्बेशन था जो, वो इससे ही रिलेटेड था कुछ कुछ। अब देखो क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज आर कंसिस्ट ऑफ अर्बन एग्लोमेरेशन, एग्लोमेरेशन, ठीक है, तो वही बात कर रहे थे, तो इसमें तीनों ही हो जाएगा, ये तीनों ही होते हैं, तीनों ही फीचर हैं अर्बन एग्लोमेरेशन का। ऊपर हमने इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था कन्वर्बेशन का इसी टेस्ट में। आंसर देखते हैं इसका आंसर होना चाहिए तीनों। 86 का डी दिया है, एक सेकेंड, ऑप्शन क्या था, 86 का डी, ठीक है, डी लगाया हमने, तो ये बिल्कुल वही बात लिखी होगी दोबारा से, ठीक है, फिर इसको पूरा लंबा चौड़ा हम पढ़ेंगे नहीं। देखो ग्रेटर मुंबई इज द लार्जेस्ट एग्लोमरेशन ऑफ, देखो एक फन फैक्ट बता दूं मैं, कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसकी जनसंख्या मुंबई से कम है, ये भी जानने वाली बात है, सोच लो। वहाँ पे 6 to 16 पर किलोमीटर मतलब डेंसिटी है लोगों का, 1000, अरे 1 किलोमीटर में 6 लोग रहते हैं, ऐसा है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द पुश फैक्टर, मतलब खींचता है लोगों को माइग्रेशन की तरफ। तो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है, मतलब पुश मतलब होता है धक्का देना, सॉरी, पुल होता है ना खींचना। अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है, पुल, पुअर लिविंग कंडीशन बिल्कुल ठीक है, लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं होगी लोग भागेंगे वहाँ से। पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी पॉलिटिकली, तो भी लोग भागेंगे। नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक्स, बीमारियाँ या फिर प्राकृतिक त्रासदी आती रहेगी तो भी भागेंगे। हायर वेजेस से तो कोई नहीं भागेगा, तो ये गलत है हमारा। फिफ्थ को एलिमिनेट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4 सी है इसका आंसर। इसमें देखने का कुछ नहीं, आंसर देख के हम आगे बढ़ जाएंगे। 85 का सी, ठीक है। पुश और पुल फैक्टर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वही क्वेश्चन रिपीट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, अटल टनल, विच वॉज बिल्ड बाई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट्स। देखो अटल टनल पूर्णतः हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये बात याद रखना है हमें। अब देखते हैं, मनाली टू लाहौल स्पीति ठीक है, रोहतांग पास टू लेह गलत, गैंगटोक तो सिक्किम में है, नाथुला ये भी गलत, लद्दाख कश्मीर ये भी गलत, तो ये ही है दोनों बिल्कुल हिमाचल में, बिल्कुल ठीक है। ये इसका 9 किलोमीटर का इसका लेंथ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, ये भी पूछ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। 88 का ए ठीक है, लोकेशन है पीर पंजाल रेंज में, हिमाचल प्रदेश में पूरा है, और कनेक्ट करते हैं मनाली और लाहौल स्पीति में। हमेशा बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सर्दी के टाइम में यहाँ पे बर्फ़, जैसे इस टाइम पे बर्फ़बारी हो गई होगी, एकदम बंद हो जाता है रास्ता अगर टनल नहीं रहता तो उसके लिए ही टनल बनाया था ये, और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ही, चाइना के साथ वहाँ पे दिक्कत होती रहती है। तो और कुछ इंपॉर्टेंट टनल है, टनल्स मतलब इंपॉर्टेंट इतने तो पता होना ही चाहिए। उधमपुर श्रीनगर टनल, ये कनेक्ट करता है आपका कटरा टू बनिहाल को, और इसका लेंथ है 12.75। जो जिला टनल 14.2 श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। ये सेला टनल अरुणाचल में है, और ये कनेक्ट, ये 4.14 तक है इसका, इसको कनेक्ट करता है ईटानगर और तवांग को। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रोहतांग टनल को ही कहते हैं, मनाली और लेह को कनेक्ट करता है 5.4 किलोमीटर। इसमें सबसे बड़ा ये वाला है जो जिला, ठीक है, 14.2। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। National Family Health Survey 5 recently released migration trend data. In this context, consider the following statement regarding migration in India. There is an increase in internal migration in India since 2015-16. ठीक है, ये तो होता ही रहता है और बढ़ा भी है पहले से। इंट्रा स्टेट माइग्रेशन इज हायर इन सदर्न स्टेट लाइक केरला एंड तमिलनाडु कंपेयर टू यूपी एंड बिहार। इंट्रा स्टेट मतलब अपने राज्य के अंदर, मतलब अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्य में, तो ये केरला तमिलनाडु में नहीं है, ये गलत है। इंटर स्टेट में केरला तमिलनाडु ज़्यादा है, अपने राज्य से अपने राज्य के अंदर ही, तो इंटर स्टेट में तो उत्तर प्रदेश बिहार ज़्यादा है, तो ये गलत हो गया। यंग एडल्ट एज बिटवीन 15 से 29 एज वाले ग्रुप के ही लोग ज़्यादातर माइग्रेंट में है, ये भी ठीक है, क्योंकि यही लोग ज़्यादातर इधर से उधर जाते हैं अलग अलग कार्य हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा सही लगा, तो इसका आंसर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखते हैं, 89 का बी है, ठीक है। अब जो NFHS के सर्वे में आएगी 37% बढ़ा है, मतलब माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन भारत में, रूरल टू अर्बन हुआ है जो कि ज़्यादातर, और इंटर स्टेट माइग्रेशन सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा है, और इंट्रा स्टेट में बिहार उत्तर प्रदेश ज़्यादा है। इंटर स्टेट मतलब राज्य के अंदर ही, और बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट है। 15 से 29 साल वाले लोग ज़्यादा इसमें माइग्रेट में, 60% लोग ज़्यादातर यही हैं 15 से 29 साल वाले। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है। 1901 1921 पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। ये शुरू शुरू में आज़ादी हुई नहीं तो उस टाइम पे ऐसा ही था, मतलब स्टैग्नेंट ग्रोथ था पॉपुलेशन का। 1921 से 1951 पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, नहीं ये गलत है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो आज़ादी के बाद ही हुआ असली धमाका, ठीक है। तो ये आपका ये वाला पीरियड है 1952 टू 81 वाला। तो ये अगर इसका है तो इसका ये भी गलत ही हो जाएगा ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है इंटरचेंज कर दिया, हाँ इंटरचेंज ही कर दिया। पीरियड ऑफ स्टडी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो ये दोनों गलत हो गया हमारा। 1981 टू प्रेजेंट ह्यूज पॉपुलेशन बट ग्रेजुअल स्लो डाउन, हाँ ये ठीक है। ए मतलब पहला और चौथा इसका सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 4। 1 and 4 दिया नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा ये ओनली 2। एक्सप्लेनेशन देखने की कोई तो ज़रूरत है नहीं, पर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आंसर इसका बी ही दिया, ठीक है। और फेज़ 1 जो था हमारा 1901 से 1921 तक, तो उस टाइम स्टीडी ग्रोथ था, ठीक है। फेज़ 2 मानते हैं 1921 से 51 तक, इस टाइम पे भी मतलब उतना बहुत ज़्यादा शुरू में स्टैग्नेंट था, बाद में स्टीडी था, ठीक है। और थर्ड में यहाँ पे हुआ है पॉपुलेशन धमाका, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी है। और फोर्थ में अब जाके पॉपुलेशन बढ़ तो रही है लेकिन ग्रोथ रेट घट गया है, अब तो पॉपुलेशन घटेगा भी कुछ साल बाद से। In the context of urban development, consider the following factors: increasing shelter for urban poor, women access to basic services, alternate transport system. क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रायोरिटीज अंडर अर्बन स्ट्रेटेजी फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? बिल्कुल ठीक है, ये चारों ही है, सॉरी तीनों ही है। शेल्टर मतलब जो ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है तो उनको शेल्टर की व्यवस्था करे, वुमेन के लिए बेसिक सर्विसेज का एक्सेस हो, और ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो ताकि पॉल्यूशन भी थोड़ा कम हो। तो ये सभी है, मतलब प्रायोरिटी है अर्बन स्ट्रेटेजी में यूएन की। इसका आंसर हो जाएगा ऑल 3। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें तो कुछ बताने का है नहीं, फिर भी देख लेते हैं अगर कुछ होगा तो। देखो यूएनडीपी के अंतर्गत अर्बन स्ट्रेटेजी में ये चीज़ें आती हैं। एक तो एजुकेशन है, वीमेन एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, अपग्रेडिंग एनर्जी, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा करेंगे तो ये एयर पोल्यूशन पे भी इसका असर होगा ही। भारत को तो ज़रूरत भी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, ऐसे जो काम करे। रिसेंटली 22nd लॉ कमीशन of India submitted a report titled A Comprehensive Review of the Epidemic Disease Act. In this context, consider the following statement. Epidemic disease in 1897 define an epidemic and differentiate between an outbreak epidemic and pandemic. देखो ये काफ़ी वेग एक्ट है जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, ये डिफाइन नहीं करता है कुछ भी लगभग, केवल ये पावर्स देता है कि ये काम आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत आती है तो, लेकिन डिफाइन नहीं करता ये किसी चीज़ को ऐसे बिल्कुल। द एपिडेमिक, तो ये गलत हो गया हमारा। द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 which was passed after COVID pandemic provides power to local government to prevent spread of epidemic disease. ये शक्तियां देता है जो अमेंडमेंट हुआ था कि मतलब आप ये चीज़ कर सकते हो कंटेन करने के लिए, लोगों को रोकने के लिए, लेकिन ये नहीं देता कि अब बीमारी कैसे रोक लेगा ये कुछ करके। तो ये भी पावर गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नीदर 1 नॉट 2। एक्सप्लेनेशन देखते हैं 92nd का डी, ठीक है। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ, इसको स्टडी किया है 22nd लॉ कमीशन ने। तो 1897 का एक्ट था, इसको कोरोना के टाइम पे अमेंडमेंट किया गया इसमें, ठीक है। और एक्ट लैक स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी इसमें कम है, कुछ डिफिनीशन भी नहीं दिया इसमें, जैसे कि कैसे हैंडल करना है, इंश्योर कैसे करना है ड्रग, वैक्सीन, डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट एंड कॉप्स, मतलब मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर का कैसे मैनेजमेंट होगा वो भी नहीं बताया, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन कंटेजियस डिजीज इज इन द कंट्री, ये इसको कंकरेंट लिस्ट में रखे, ऐसी बीमारियों को स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन कौन प्रिवेल करेगा वो भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा तो संसद का ही प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट वाला ही। मार्केटिंग इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट? मार्केटिंग गार्डन, मार्केट गार्डनिंग होता है फलों सब्जियों का ज़्यादा उत्पादन और उसकी डिमांड, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें पूछा क्या एग्जैक्टली, एक सेकेंड। हाँ क्या पूछा था? मार्केट गार्डनिंग इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट? कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। देखो कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन कहने का मतलब ये हुआ कि ये यूरोप है अगर, तो इधर वाले जितने देश हैं ना वेस्टर्न मार्जिन पे, तो इनकी बात कर रहे हैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इधर वाले जितने देश हैं। तो मार्केट गार्डनिंग ठीक है, हो सकता है ये भी।
वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट कहने का मतलब ईस्टर्न मार्जिन पे इधर आ गया चाइना, तो चाइना टाइप क्लाइमेट की बात कर रही है। तो मार्केट गार्डनिंग यहाँ पे तो नहीं होती है, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं इसका। कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, कूल टेम्परेट, कूल है तो ठीक है, लेकिन टेम्परेट कॉन्टिनेंटल, कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल में वो वाला हिस्सा आ जाएगा जहाँ पे यूएस और कनाडा मिलते हैं ना, जो नॉर्थ नॉर्थ यूएसए और साउथ कनाडा वाला रीजन आता है इसमें। तो ये भी मतलब उतना सही नहीं कह सकते इसके मार्केट गार्डनिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं उतना नहीं रहते हैं। कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, ये आपका हो गया लोरेशियन टाइप जो होता है, लोरेंशियन टाइप, ये भी यूएस कनाडा में ही मिलते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठंडा बहुत ज़्यादा है ये। कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन में, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट गार्डनिंग कहने का मतलब कि इसमें सब्जियों फलों फूल वगैरह की बहुत डिमांड होगी, तो उसमें ये सूटेबल है ज़्यादा। ये भी कुछ कुछ सही लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल है, इसका आंसर ए होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और यूज़ भी ज़्यादा है हर चीज़ का। मार्केट गार्डनिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, ठीक है। और इसका रीज़न, क्योंकि यहाँ पे देखो बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क, बहुत सारे देश हैं यहाँ पे, और पॉपुलेशन हाई है, ये मेन रीज़न है इसका। और इनको चाहिए होता है वेजिटेबल, एग, मीट, ये सब, तो इसलिए मार्केट मतलब गार्डनिंग ऐसा कर रहे हैं जिससे मार्केट में बेच पा रहे हैं उसको, यही है मेन इसका उद्देश्य, ठीक है। विद रेफरेंस टू सेंसस 2011, consider the following statement: the population density of India is less than 500 per person per square kilometer। बिल्कुल ठीक है। भारत में पॉपुलेशन डेंसिटी 380 के आसपास है कुछ, ठीक है, तो 500 से तो कम ही है। वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन 2011। वेस्ट बंगाल ने बिहार का है सबसे ज़्यादा डेंसिटी, 1000 से ऊपर है। वेस्ट बंगाल का भी 1000 से ऊपर है। वेस्ट बंगाल का 1040 के आसपास है, और इसका 1100 के आसपास है बिहार का, तो ये गलत है हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नीदर 1 नॉर 2। नहीं नहीं, ये वाला तो हमारा सही था, 1 हो जाएगा इसका आंसर, पहला वाला तो सही था हमारा। तो इसका आंसर होगा 94th का ए, 94th का ए, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी पता ही है, 1000 किलोमीटर लोग में कितने लोग रहते हैं। भारत में देखो 382 है, और बिहार में सबसे ज़्यादा है 1102। वेस्ट बंगाल सेकेंड रैंक है ना, तो इसका 1100 नहीं 1040 के आसपास है ये, ठीक है। बाकी कुछ इसमें ऐसा है नहीं इम्पोर्टेंट। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिंग सेंटर कॉन्स्टिट्यूट एग्जाम्पल ऑफ एंट्री पोर्ट। देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है इस टेस्ट में। एंट्री पोर्ट होता है जहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए सामान ला के हम स्टोर कर सकते हैं या फिर वहाँ से भेज सकते हैं, ठीक। ट्रिपोली लीबिया नहीं है। कैलासिस कैलाइस फ्रांस मुझे नहीं पता। कराची पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं है। और सिंगापुर हो सकता है, तो इसमें ज़्यादा सूटेबल सिंगापुर ही लग रहा है। कैलाइस फ्रांस के बारे में मुझे पता नहीं है, और लीबिया वाला होगा नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, या बी में से डी में से कोई होगा। डी ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, क्योंकि बड़ा पोर्ट है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है, ट्रांजिट पोर्ट का भी काम करता है, तो एंट्री पोर्ट भी होगा ही। 95th का डी, टर्म एंट्री पोर्ट इसका ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इसको हम पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका एग्जांपल देखो, सिंगापुर भारत में, रोटरडैम और कोपेनहेगन यूरोप में, इसके एंट्री पोर्ट का एग्जांपल है। जैसे एंशिएंट इंडिया में मुजीरिस था एक पोर्ट करके, वो भी एंट्री पोर्ट का एग्जांपल था, ऊपर भी हम देख चुके हैं इसको। It is a medicinal plant found in various parts of the Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, and anti-cancer drug Taxol is extracted from its bark, twigs, needles, and roots. This species is under great threat from due to its over exploitation। बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसका। अब इसमें से कौन सा स्पीसीज है ये, तो काफ़ी टफ क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अश्वगंधा तो नहीं होगा, क्योंकि अश्वगंधा तो मतलब काफ़ी रेडिली अवेलेबल होता है, काफ़ी चीज़ों में यूज़ भी होता है इसका। और बाकी ये 3 के विषय में पता नहीं, आंसर देख लेते हैं, हमको टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। 96th का ए, टैक्सस वलिकियाना, या फिर हिमालयन ह्यू भी इसको कहते हैं। ये मीडियम साइज्ड टेम्परेट हिमालयन फॉरेस्ट ट्री है, जो कि मेडिकल इंपॉर्टेंस का है। ये 1800 से 3300 मीटर हाइट पे मिलता है मीन सी लेवल से। आयुर्वेद में इसका बहुत यूज़ है। कोल्ड, कफ, फीवर एंड पेन में इसका यूज़ होता है। टैक्सोल पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग भी इसको कहते हैं। प्राइमरी सोर्स इसका टैक्सोल है, ठीक है। और ओवर कलेक्शन से वैसे ये थ्रेटेंड है, मतलब
इसका सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा होगा तो इसलिए अब शॉर्टेज होने लगेगा. This traditional community is well known for their unique custom and culture, including vibrant clothing, intricate hairstyle, elaborate jewelry, and face painting. It is found between equatorial forest and trade wind hot desert and characterized by alternate hot rainy season and cool dry season, also known as Sudan type. अच्छा, सूडान टाइप पूछा क्या क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय द पैसेज. देखो सूडान टाइप है तो अफ्रीका का ट्राइब है, ये तो पक्का हो गया. ये तो अफ्रीका में मिलता ही है, केन्या वगैरह में, तंजानिया के आसपास मिलता है ये. और ये लोग का विशेषता, मसाई ट्राइब की तो विशेषता, ये लोग जो कैटल रखते हैं उनका खून भी पीते हैं, मतलब खून भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, कभी कभी मिला के भी पीते हैं. मतलब मसाई मारा इनको कहते हैं. इसका डॉक्यूमेंट्री भी चाहो तो देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा. और पढ़ते हैं शोम्पेन, तो ये तो अंडमान की ट्राइब है. निकोबारीज, ये भी अंडमान निकोबार की. डिजारावाज, ये तो तीनों भारत की ट्राइब्स हैं. तो इन्होंने अफ्रीका का बात की तो इजी क्वेश्चन है ये, इसका मसाई मारा ही हो जाएगा. और इन्होंने वो सब दिया नहीं है जो मैंने बताया, मतलब ये खून भी पीते हैं. ये आपका जीसी लियोंग में भी दे रखा है. अगले प्रश्न पे चलते हैं. तो 97th का है, ठीक है. ये तो वही दिया होगा जो बताया मैंने, उससे कम ही दिया लग रहा है. कंसिडर द फॉलोइंग प्लेयर्स. हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है. नागार्जुन सागर, देखो अर्जुन नागार्जुन, अर्जुन जहाँ पे आया तो कृष्ण नदी से जोड़ लेना होता है क्योंकि कृष्णा और अर्जुन साथ साथ रहते हैं दोनों लोग, ठीक है. तो गोदावरी गलत हो गया. हीराकुंड में पता है महानदी सबसे बड़ा है. नरोरा गंगा नदी पे है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल ठीक है. ये मेट्टू डैम कावेरी पे है तमिलनाडु में. तो ये तीनों ठीक है, तो इसका आंसर ओनली 3 हो जाएगा. एलिमिनेशन वाला कहानी ही खत्म कर दिया ऐसा ऑप्शन दे देके. 98 का सी, देखो कृष्णा, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे ना, अर्जुन और कृष्णा ऐसे याद कर लो, याद रहेगा ये. हीराकुंड महानदी ये यूजुअली लोगों को पता ही होता है. और ये शायद संबलपुर में है, उड़ीसा के, श्योर नहीं, मुझे देख लेना एक बार. नरौरा गंगा नदी पे उत्तर प्रदेश में. और मेट्टू डैम कावेरी पे है, ये शायद ग्रेविटी डैम है. देखो ये रहा नरौरा, और ये रहा हीराकुंड, और ये रहा कोयना, अरे कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर, और ये रहा मेट्टूर पे कावेरी. यहाँ पे गांधी सागर, इंदिरा सागर सब मध्य प्रदेश में है, ऐसे सागर वाली ज्यादातर ना. अगला प्रश्न देखते हैं हम. कंसीडर द फॉलोइंग पर लैंड यूज कैटेगरीज इन इंडिया. डिस्क्रिप्शन. बैरन और वेस्टफुल लैंड, लैंड विच इज लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 5 years. नहीं, बैरन लैंड पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ उगता ही नहीं, तो 5 साल 1 साल की तो बात ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया हमारा. फैलो, करंट फैलो लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर, ये ठीक है. फैलो लैंड इसे कहते हैं जो इस साल नहीं उसमें कुछ लगाया गया पौधा या अनाज उपज नहीं हो रही है. नेट एरिया सोन, कितना एरिया सोन है. लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्ट, बिल्कुल ठीक है. इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, मतलब कि ओनली 2. एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम. ओनली 2, हाँ ठीक है. 98 का, 99 का बी दिया है. तो फॉरेस्ट तो पता ही है, हमने देखा हुआ पहले कि जंगल क्या होता है. बैरन वेस्टलैंड जहाँ पे कुछ उगता नहीं है, तो इसलिए वो गलत है, मतलब कुछ नहीं लगाते वहाँ पे. लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, पहले एग्रीकल्चर यूज में होता था लेकिन अभी खाली है वो. जैसे कि खेत वेत है, वहाँ से रोड पास कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, इंडस्ट्री बना दिया, कुछ भी, मतलब नॉन एग्रीकल्चरल यूज है फिलहाल उसका. एरिया अंडर परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग, जहाँ पे अब चारवाहे अपने मवेशियों को लेके जाते हैं, ठीक है, घास वास होती है, तो ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑन्ड होता है. कल्चरल लेवल वेस्टलैंड, जब 5 साल से ज़्यादा के लिए छोड़ दिया गया हो. करेंट फैलो, जो साल भर से और उससे कम के लिए छोड़ दिया गया, उसमें कुछ लैंड को रेस्ट दिया जाता है. अब फैलो एंड करेंट फैलो, साल भर से कम और एक लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन ईयर बट लेस देन 5 year, 1 से 5 साल के बीच वाले हैं ये. और नेट एरिया से कितने दूर में हमने पौधे लगाए हैं, फसल लगाई है. एक क्वेश्चन और बचा हमारा लास्ट, फिर ये खत्म हो जाएगा. रिसेंटली इसरो रिलीज अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस on methane emission over multiple Indian locations using satellite data. In this context, consider the following statement. Statement 1, as compared to the carbon dioxide, it is easy to detect localized source of methane emission. Methane emission जल्दी पकड़ में नहीं आता है क्योंकि इसका स्पेक्ट्रल होता है ना, मतलब जो हम क्या कहते हैं उसको, GIS से देखते हैं. तो जो सैटेलाइट से हम देखते हैं तो इसका जो डेटा निकलता है उसमें ये पकड़ में नहीं आता ज़्यादातर मीथेन एमिशन. तो ये ईजी नहीं होता डिटेक्ट करना, तो ये गलत हो जाएगा आपका. स्टेटमेंट सेकंड, मीथेन इज शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट एंड हैज़ मोर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देन कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ठीक है, ये तो सही है. तो इसका हो जाएगा, ये हमारा पहला गलत है, दूसरा सही है, तो कौन सा होना चाहिए इसका, फिर आंसर हो जाएगा डी. देखते हैं एक्सप्लेनेशन हम. पहला तो सही क्योंकि पकड़ में नहीं आता मीथेन, इसलिए 100 का डी बिल्कुल ठीक है.
तो मीथेन है स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन बैंड ओवरलैपिंग विद एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन। जैसे बादल बादल रहेगा तो पता नहीं चलता है कि मीथेन का एमिशन हो रहा है। और सैटेलाइट माइट मिस मीथेन, मतलब पता नहीं चल पाएगा, वही मैंने बताया। मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन दैट इज प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। इट इज ऑल्सो पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, मतलब इससे ग्रीन हाउस भी बढ़ता है। इट इज पावरफुल शॉर्ट लिव्ड विद द लाइफ टाइम अबाउट अ डिकेड, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अबाउट 80 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 साल रह ले तो ये 80 साल रहेगा, ये कहने का मतलब है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगला टेस्ट हमारा शायद एंसेंट का है, तो एंसेंट या फिर एनवायरमेंट कोई सा करेंगे। किसी ने बोला था कि एनवायरमेंट करने के लिए, तो देख लेते हैं कौन सा करना है। एंसेंट नहीं कर लेंगे, 2-3 दिन में शायद खत्म हो जाए, वही तो कई सारे डिस्टर्बेंस आ गए तो बंद हो गया था बीच में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। थैंक यू।